हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करें आज। और जिस टॉपिक का था हमें बेसब्री से इंतजार, आज वो आ गया है। नो वॉइस, वॉइस तो आ रही है, ठीक है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों वॉइस आने लग गई है, आप लोग एक बार चेक करें। चलिए ठीक है। देखिए, जिस टॉपिक का इंतजार था और पिछले 4 दिन से सोचिए, जो चाहो वो मुराद पूरी होती है। अगर आप चाहते हो तो मैं कह ही रहा था आएगा आएगा आएगा। तो आज भैया अब आ गया है इंडियन एक्सप्रेस में। चाइना अमेरिका के बीच नए सिरे से जो विवाद है रेयर अर्थ को लेकर के और टैरिफ को लेकर के, उस पर आज एक आर्टिकल आ गया है। तो आज मैं क्या क्या सिखाने जा रहा हूं। रेयर अर्थ और टैरिफ वॉर। रेयर अर्थ यानी चाइना की तरफ से, टैरिफ लगाना अमेरिका की तरफ से। फिर इस रेफरेंस में डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता देखेंगे। फिर इसके बाद ट्रंप की जो ये टैरिफ स्ट्रेटजी है, यह किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को कमजोर कर रही, हम इस विषय को भी देखेंगे। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, दोनों क्या एक साथ चल सकते हैं। तो एक बढ़िया सी चर्चा, यानी पीछे के जितने टॉपिक थे आज सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और हम इन सभी विषयों को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इन सभी विषयों को हम लोग पढ़ेंगे। जीएस पेपर 1 भूमंडलीकरण सिलेबस में है का भारतीय समाज पर इंपैक्ट, जो इकोनॉमी में होता है वो समाज पर भी इंपैक्ट डालता है। आप कहेंगे सर कैसे। अब अगर H1B वीजा को लेकर के इशू है तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है, भारतीयों को मिलता है। भारतीय क्या करते हैं, वहां से कमाते हैं, रेमिटेंस यहां भेजते हैं। जब यहां से रेमिटेंस भेजते हैं तो उनके परिवार वाले यानी हाउस होल्ड क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। वो खर्चा करते हैं किस चीज पे करते हैं, वो आर्ट पर भी खर्चा करते हैं, क्राफ्ट पर भी खर्चा करते हैं और किसी अन्य चीज पर भी खर्चा करते हैं। तो ऑब्वियस है एक प्रकार से वो पैसा हमारी सोसाइटी को मजबूत कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। अपनी अपने लिए कुछ भी, हेल्थ, एजुकेशन, कुछ भी, वो सब कमजोर होगा। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी। जीएस पेपर 1 हम लोग कनेक्ट करेंगे सोसाइटी में और भूमंडलीकरण का समाज पर प्रभाव। जीएस पेपर 2 हम लोग कनेक्ट करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, बोलने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 4 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान संस्थाएं, अमेरिका एवं यानी भारत के हितों पर विकसित यानी अमेरिका, विकासशील यानी चाइना की नीति का प्रभाव, वो सारी चीजें बहुत बढ़िया ढंग से। तो आईआर का शानदार टॉपिक। जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है, इस घटना का जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जीएस पेपर 3 की यूनिट नंबर 8 में आप देख सकते हैं लिखा है। हमने भी 1991 में उदारीकरण अपनाया ही अपनाया, बताने की जरूरत नहीं है। जीएस पेपर 4 इस प्रकार की लड़ाई, इस प्रकार के झगड़े क्या संवैधानिक नैतिकता या सॉरी माफी चाहूंगा, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के अनुरूप है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एथिक्स के अनुरूप है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, सेट कर दो। सेट हो गया भाई, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक ए से बहुत सारे और प्रीलिम्स की निगाह से इस विषय को, तो आज मजा आने वाला है। इसके बाद आज द हिंदू में आया था, यानी ये तो आज का इंडियन एक्सप्रेस का है। जो पीछे 11 तारीख से जो भी टॉपिक आ रहे हैं इसमें सब, यानी स्वदेशी वगैरह जो इंडिया, सब कुछ मैं इसमें डाल दूंगा एक ही लेक्चर में, शानदार ढंग से सब कुछ। फिर इसके बाद हिंदू में आया था आज एक जो वित्तीय संघवाद होता है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, उसके ऊपर। तो फाइनेंशियल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद में केंद्र एवं राज्यों की वित्त को लेकर के यानी पैसे को लेकर के क्या शक्ति है, उस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा वर्ड, और शायद पहली बार मैंने भी ये वर्ड यहां पर पढ़ा, कंट्रोल फेडरलिज्म, नियंत्रित संघवाद। जरा आप लोग भी लिख लीजिएगा। आज ये मुद्दा, जब मैंने सोचा कि ये आर्टिकल मैं स्किप करूंगा, उसके पीछे रीजन है क्योंकि बहुत बारी इन सब विषयों पर चर्चा हो चुकी है और हमेशा होती भी रहती है। और बट जो है, जब इसमें मैंने वो वर्ड पढ़ा कंट्रोल फेडरलिज्म, देन दिमाग हुआ कि मैं कहा चल यार ये बच्चों को एक नया टर्म पहले सिखाया जाए। क्योंकि देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरों से कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप चीजें बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो यह विषय पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 यानी इंडियन पॉलिटी में, यूनिट नंबर 2
केंद्रीय एवं राज्य वाली जो यूनिट है उसमें लिखा हुआ है संघीय व्यवस्था और उससे उत्पन्न होने वाले विषय। फिर जीएस पेपर 3 ऑब्वियसली इकोनॉमी का भी टॉपिक है। राज्यों के पास पैसा नहीं होगा, कम पैसा होगा, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे करेंगे, कैसे अपनी जीडीपी बढ़ाएंगे, कैसे अपने यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो पहली यूनिट उनके लिए भी सही फिट बैठती है। और अगर ऐसा है तो क्या ये नैतिक है? एसे और प्रीलिम्स इन सभी की निगाह से इस विषय को देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, बड़ा अच्छा आज का एक टॉपिक है जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। अगर यहां तक नंबर आ चुकी है, आपको पता है कि मेरा हर एक लेक्चर, जैसे एक लेक्चर जो पहला होता है वो 4-5 से आर्टिकल का मिक्स होता है, इसलिए मुझे उसमें बहुत समय लगता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि एक आर्टिकल सर ने पढ़ा दिया, 1.25 घंटे लगा दिए, 1.5 घंटे, वो 5 से 6 आर्टिकल का मिक्स होता है, इसलिए उसे लंबा होना, यानी वो स्टार्ट टू एंड होता है। उसको पढ़ने के बाद अब आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आपको कुछ कहीं से पढ़ने की जरूरत है? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन का जो नोबेल है उसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत है? इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है, क्या उसको पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत है? और अगली चीज, क्या आपने किसी भी जगह पर सर्च किया है कि इन नोबेल पुरस्कारों पर किसने इतना डिटेल कराया है? ऑब्वियस है, मुझे लगता है शायद मैं। तो इसलिए समय लगता है, क्योंकि मेरी आदत है कि यूपीएससी डायरेक्ट नहीं है, यूपीएससी इनडायरेक्ट है, और उसी इनडायरेक्ट को पकड़ने के लिए इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी आईक्यूआईपी हम लोग चलाते हैं। चाहे प्री हो चाहे मेंस, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है वहीं से, लेकिन वो पूछेगा इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको आपकी समझ का परीक्षण करना है कि छुपी हुई चीजों में कितनी रियलिटी तुम ढूंढ पाते हो, यानी हिडन में आपको रियलिटी ढूंढनी है। ये जिसने कर लिया वो निकाल ले जाएगा। तो आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्या बिहार के पिछड़े विकास का कारण उसका लैंड लॉक्ड होना है? वाओ! अब जो बिहार के बच्चे इस विषय पर विचार करें, आप सोचें कि अगर इस विषय पर आप कुछ लिखते हैं तो कितना मजा आएगा आपको। और अब जो बिहार के नहीं, उनको ये लगेगा कि अच्छा सर ये टॉपिक बिहार के लिए पढ़ाने जा रहे हैं कि बिहार लैंड लॉक्ड है, यानी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है। तो परिणाम स्वरूप ऑब्वियस है, उसके पास पोर्ट नहीं है, उसके पास बंदरगाह नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का उसके पास सिस्टम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। तो ये तो उनके लिए हुआ कि ये बिहार का नहीं, बिहार का नहीं। बिहार पीसीएस के साथ साथ यह एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति, एक पॉलिसी की भी चर्चा करेगा कि क्या लैंड लॉक्ड होना ही विकास में पिछड़ेपन का कारण है? क्या भारत के और भी कई राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड है? फॉर तेलंगाना, जो आईटी सेक्टर में इस समय इंडिया का लीडर है, पंजाब और हरियाणा भी तो लैंड लॉक्ड है। चिंतन कीजिए आप। तो फिर यहां से निकलती है बिहार की असली समस्या। जैसे कुछ विचारक ये कहते हैं कि लैंड लॉक्ड होना बिहार के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है, लेकिन जब आप एनालिसिस मेरे साथ इसमें डेवलप करेंगे तो एक रीजन होता है, ऑब्वियस है, आपकी एक भौगोलिक स्थिति कमजोर। लेकिन भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इसी प्रकार बिहार की तरह ही उनका भूगोल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब बिहार के डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी बिहार की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके डीएनए में कमी है। किस किस में कमी? बिहार की जो पॉलिसी है उसके डीएनए में कमी, यानी समय पर नीतियां आती नहीं और उसको बेहतर ढंग से लागू नहीं किया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा टॉपिक है, इस प्रकार की चीजें सभी बच्चों को सीखनी चाहिए, क्योंकि कब किससे क्या पूछ लेगा वो आप समझ नहीं सकते। तो आज देखिए आगे आपके सामने 17 अक्टूबर चीन अमेरिका के बीच नए सिरे से शुरू हुए व्यापार विवाद के केंद्र में दुर्लभ मृदा तत्व क्यों है? हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाए हैं। आपको मैं इसको करा चुका हूं। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह तनाव नवंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में, अब ये महत्वपूर्ण होता, होने वाली एपेक समिट से ठीक पहले आया है, यानी जिससे दोनों देशों के बीच फिर से ट्रेड वॉर 2.0 शब्द लिख लीजिएगा, बस यही नई चीज आई। अभी तक ट्रेड वॉर 2.0 शब्द नहीं आया था, अब आ गया है ट्रेड वॉर 2.0 का माहौल बन गया। अब यही हम पकड़ेंगे, इसी को पकड़ करके सारी चीजें आज आपको समझाएंगे। फिर वही सारे टॉपिक, यानी देखिए 13 अक्टूबर वाला अनदर यूएस चाइना शो डाउन ऑन टैरिफ एंड रेयर अर्थ, फिर 13 को ही चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ,
आप देख सकते हैं, क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर बेटा। फिर इसके बाद 14 अक्टूबर को चीन पर ट्रंप की टैरिफ रणनीति की सीमाएं और भारत के लिए संकेत, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, ये सारे कंटेंट आपको मिल चुके हैं। फिर यह आर्टिकल था द एंड ऑफ फेयर ट्रेड, यानी निष्पक्ष व्यापार का क्या अंत हो गया है। विश्व व्यापार संगठन किस लिए बनाया गया कि रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप हो, यानी नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था बने। ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है, डब्ल्यूटीओ के ही कुछ नियमों का फायदा उठा करके चालाकी से ये रणनीति अपनाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं। और सिलेबस आपके सामने, भारत के हितों पर चाइना या अमेरिका की नीति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, बताने की जरूरत नहीं। फिर चूंकि डब्ल्यूटीओ की चर्चा होगी ही होगी, तो डब्ल्यूटीओ एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान है और स्वाभाविक रूप से वो क्या काम करता है। फिर इकोनॉमी आपके सामने आती है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान, और यहां पर एक यूनिट और, उस यूनिट का नाम है यूनिट 8, आप लिख लीजिएगा, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक्स, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद ऑब्वियसली ये ज्योग्राफी के साथ भी जाएगा, चूंकि रेयर अर्थ की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, दुर्लभ जो रेयर यानी पृथ्वी तत्व है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर दुर्लभ मिलते हैं। तो ऑब्वियस विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, तो जो रेयर अर्थ का संसाधन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, तो रेयर अर्थ नेचुरल रिसोर्स है, और यह पूरे कंट्रोल में किसके है, चाइना के। बेटा 1980s के डिकेड में ही चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने कह दिया था कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो चाइना के पास रेयर अर्थ है। उस बंदे ने 1980s में कह दिया था, और 1980s में लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। सोचिए कितने बड़े बड़े लेवल पर मिस्टेक्स हो सकती हैं अमेरिका वगैरह की। इससे ये लगता है कि अमेरिका वगैरह अपनी नीतियां जो बनाते हैं बस चूंकि डेवलप्ड है, मजबूत है, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज हैं अगर जियो पॉलिटिक्स को लेकर के, तो वो वीक है। जब 1980 के दशक में, यानी आई थिंक 1987 में भी आपको फैक्ट मिल जाएगा, जब चाइना का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो ये कह रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के पास तेल है, गैस है, तो चाइना के पास रेयर अर्थ है। उस चीज को समझना था और हिंदुस्तान को भी समझना था कि अगर वो बात कह रहा रेयर अर्थ है, लेकिन लोगों ने उस समय चूंकि टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, लोग लगा रेयर अर्थ है तो इनके पास, लेकिन रेयर अर्थ इतना जो है फेजिबल नहीं है, मतलब आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल नहीं है। और 1980s में ऑब्वियस चाइना आज वाला चाइना तो था नहीं, लेकिन उन लोगों ने 1980 के दशक में ही रेयर अर्थ को लेकर के अपनी एक हिडन पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया। और आज आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया उन्होंने क्या किया। जो सबसे बड़ा चैलेंज, उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट बनाई। कितना स्मार्ट वर्क किया गया बच्चे, मैं नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहा हूं कि चाइना के पास है, लेकिन चाइना को पता है कि ऐसा तो नहीं कि केवल चाइना के पास रहेगा, ये विश्व के अन्य देशों में भी रहेगा। लेकिन विश्व के अन्य देश जैसे अफ्रीका में अगर हुआ, तो अफ्रीकन देश ऑब्वियस है आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से बहुत पीछे हैं। तो ऐसे में, या और भी किसी देश में हुआ, साउथ अमेरिका के किसी देश में हुआ, वहां भी ऑलमोस्ट कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सबकी स्थिति वैसी है। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना ने मास्टर स्ट्रोक खेला कि रॉ मटेरियल पर तो काम किया ही किया, लेकिन साथ ही उसने प्रोसेसिंग पर भी काम कर दिया और प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बेहतर बनाई। और आज विश्व में जितना रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग होती है, यानी आपने क्या किया, आपने निकाला तो रॉ मटेरियल्स रेयर अर्थ से रिलेटेड, लेकिन आपके पास प्रोसेस करने की क्षमता ही नहीं। प्रोसेस तो चाइना ही करेगा, यानी आप कुछ भी आंसर लिखिए कॉपी तो सुनील सर ही चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में विश्व के सामने क्या विकल्प है? ऑब्वियसली चाइना की सप्लाई चेन पर डिपेंड होना, और चाइना उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा जैसा उसने किया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो टॉपिक पूरा करा ही दिया था।
तो प्राकृतिक संसाधन ये भूगोल के अंदर भी आ सकता है, ये याद रखिएगा इस यूनिट के अंदर। और एथिक्स, ये जो बार बार के झगड़े हैं, हम तुम्हें देंगे तुम्हें नहीं देंगे, तो ये जो एक रियल ग्लोबल ऑर्डर है ना, उस ग्लोबल ऑर्डर को, खासकर एथिकल ग्लोबल ऑर्डर को, नैतिक विश्व व्यवस्था को चैलेंज करता है। और जब ये एथिकल ग्लोबल ऑर्डर नैतिक विश्व व्यवस्था को चैलेंज करता है, तो स्वाभाविक है एथिकल इश्यू इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग यहां पर आकर के खड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने सिलेबस। अब बहुत सारे प्रश्न आपने देखे हुए हैं जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, आज बस केवल इसका हल्का हल्का जिक्र कर देता हूं जिससे यादें ताजा हो जाए। यानी साफ साफ कह रहा है, संरक्षणवाद के कारण भारत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डब्ल्यूटीओ भी कमजोर हो गया, आप देख सकते हैं। यानी प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर, इन सब के कारण, और जो दो देशों के बीच व्यापार की प्रक्रिया बढ़ रही है, यानी यूके बाहर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से और एफटीए करेगा इंडिया के साथ, इसको कहा जा रहा है द्विपक्षीयता। यानी जो ग्लोबल ट्रेड है वो अब बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। संरक्षणवाद यानी अपने उत्पादों को संरक्षित करना, अपने बाजार को संरक्षित करना, ये तो आपको पता है संरक्षणवाद। लेकिन द्विपक्षीयता, द्विपक्षीयता मैंने एग्जांपल बताया कि दो देशों के बीच ट्रेड हो जा रहा है, हम किसी मतलब अपने हितों को ध्यान में रख करके दो देश आपस में व्यापारिक समझौते कर ले रहे हैं, उन्हें किसी संघ से मतलब नहीं है। जैसा मैंने यूके का एग्जांपल बताया, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला और एफटीए इंडिया के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो ये सारी बातें, फिर देखिए आप, ग्लोबलाइजेशन कमजोर पड़ रहा है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया। और कितना बढ़िया प्रश्न है कि दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, सॉवरेन नेशनलिज्म। तो सॉवरेन नेशनलिज्म आप देख सकते हैं, ये भी आपको सिखाने जा रहा हूं। आज का लेक्चर बहुत बढ़िया। फिर डब्ल्यूटीओ को अगर रेलिवेंट बने रहना है प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वार में, तो क्या सुधार होने चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। डब्ल्यूटीओ बताने की जरूरत नहीं, फिर से वही चीज है। ठीक है, अब आप यहां से देखें, यूएन में रिफॉर्म्स की बातचीत हो रही है। और फिर यहां पर प्रश्न आया है, यानी ये वाला प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जरा ध्यान से देखिएगा, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। द यूएसए इज फेसिंग एन existential threat in form of a China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. आप चिंतन कीजिए, तो ये प्रश्न कितना आज रेलिवेंट साबित हो रहा है, जो प्रश्न 2021 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। यानी सोवियत संघ जैसा कोल्ड वॉर के टाइम पे चैलेंज प्रस्तुत कर रहा था अमेरिका के सामने, आज उससे बड़ा चैलेंज, और खासकर अमेरिका का जो जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल ऑर्डर में नंबर 1 की पोजीशन, उस पोजीशन के सामने सबसे बड़ा खतरा अब चाइना हो चुका, बिल्कुल हो चुका। ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते। उसने कहा रेयर अर्थ एलिमेंट से बना कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज होगा विश्व के किसी भी देश में, तो उसको तभी आप ग्लोबल मार्केट में बेच पाएंगे जब आप हमसे लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस नहीं लेंगे तो वह आप बना तो लेंगे लेकिन आप कहीं बेच नहीं सकते। देख सकते हैं आप, अमेरिका ने कहा कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, चाइना ने कहा लगा दो, हम डरते नहीं। और फिर अमेरिका ने एक मध्यम शब्दावली का यानी ट्रंप ने इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां के शेयर बाजार वगैरह धड़ाम से गिरने लग गए। तो चाइना के शेयर बाजार नहीं गिर रहे, अमेरिका का शेयर बाजार गिर रहा है। चिंतन कीजिए आप, तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि नहीं? चाइना के शेयर मार्केट पर असर नहीं है, लेकिन अमेरिका का शेयर मार्केट धड़ाम, इन्वेस्टर का इमोशन धड़ाम। चिंतन कीजिए, चाइना कितनी बड़ी ताकत बन चुका है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और यही चीज आज के मतलब आज के समय यही चली रहा है। फिर एथिक्स का क्वेश्चन देखिए आप, 2015 में आपसे पूछा जीएस पेपर 4 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। At the international level, the bilateral relations between most nations are governed on the policy of promoting one's own national interest without any regard for the interest of other nations.
यानी हमारा हित ही सर्वोपरि है, स्वार्थ का चरम। तो हमारा हित सर्वोपरि आप देख सकते हैं। यानी अगर वो रेयर अर्थ को रोकता है या उसके ऊपर कोई कानून बनाता है, यानी उसके सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है चाइना, तो स्वाभाविक है वह दूसरों के हितों का सम्मान नहीं कर रहा। और अगर अमेरिका 100% की टैरिफ की बात करता है तो केवल अपना ही हित देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसके 100% टैरिफ का अन्य देशों पर भी असर पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो उनके बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं, और जैसा कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर 2.0 चल पड़ा है। और फिर कहा जा रहा है कि भाई नैतिक विचार, एथिकल कंसिडरेशन कैसे इस प्रकार के तनाव को समाप्त कर सकते हैं। तो एथिकल कंसिडरेशन भाई कि देशकाल परिस्थिति में वही करना चाहिए जो मानवता के हित में, जिससे सत्य की, शुभ की यानी ट्रुथ, जस्ट, गुड, इस प्रकार के मोरल, नैतिक कॉन्सेप्ट बढ़े, विश्वसनीय बने, लोग उसको अपनाएं, मानव कल्याण हो। मीन्स एंड एंड्स, ठीक है, आपका एंड गोल है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, लेकिन माध्यम है वो नहीं होना चाहिए जो दूसरों के नुकसान पर आधारित हो। तो ऑब्वियस इसको बोलते हैं एथिकल कंसिडरेशन। अगर कोई भी विचारक इस प्रकार का विचार करेगा तो स्वाभाविक रूप से चीजों को बेहतर कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीजें, ये सारे निबंध मैं जिक्र कर चुका हूं। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो यह जो पूरी लड़ाई यूएस और चाइना की, वो यही है। यूएस और चाइना के बीच की जो अभी लड़ाई चल रही है, टैरिफ वॉर 2.0, ये वही है कि वो आमने सामने लड़ने की बजाय वो आर्थिक नीतियों के द्वारा एक दूसरे को परास्त करने पर लगे हैं। ठीक है ना, और इसे युद्ध की एक सर्वोच्च कला माना भी जाता है। ठीक है, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से। तो बिटर एक्सपीरियंस क्या है, भारत को सीखना चाहिए कि हमें भी तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है। तो ये बिटर एक्सपीरियंस है कि चाइना जब अमेरिका को धमका सकता है तो हमारे लिए तो जबरदस्त बिटर एक्सपीरियंस। इसलिए हमें अपने क्या करना चाहिए, रेयर अर्थ पर काम करना शुरू करना चाहिए, और वो भी एक एक अभियान के रूप में, रेयर अर्थ मिशन। लिख लीजिएगा ये एक पॉइंट कि भारत को रेयर अर्थ मिशन की भी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हमने सेमीकंडक्टर मिशन बनाया, जैसे हमने जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं एक पॉइंट का, मेरे केवल आप लोग आंसर कीजिएगा। सरकार के जो पॉलिसी एडवाइजर होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए अगर रेयर अर्थ नहीं है तो सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? इस प्रश्न को आप एक बार जरा बताइए। बहुत अच्छी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है बच्चों। ठीक है, एक बार बताइएगा। अगर रेयर अर्थ नहीं है तो सेमीकंडक्टर चिप्स कैसे बनेंगे? पानी। ठीक है, सोचिए आप। ठीक है, तो आपको सीखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये सहायक उपकरणों के रूप में वहां इस्तेमाल होता है। सहायक उपकरणों के रूप में, तो ऑब्वियस सहायक उपकरणों के रूप में उसका इस्तेमाल है। तो बगैर सहायक उपकरणों के तो आप चल नहीं सकते। जैसे एक कार बनती है, एक बाइक बनती है, तो अगर उसमें कोई एक छोटा सा पार्ट, मैं कहता हूं क्लच ना हो, ब्रेक ना हो, एक टायर ना हो, एक रिम ना हो, कुछ भी, एक सीट ना हो, तो इनकम्प्लीट ही रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो सेमीकंडक्टर चिप्स मेरे प्यारे बच्चों में डायरेक्ट रॉ मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं, लेकिन सहायक के रूप में इसका इस्तेमाल है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करें तो हमें रेयर अर्थ मिशन के बारे में भी सोचना चाहिए, और दोनों का एक कैंपस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कैंपस होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां जो रिफॉर्म की पॉलिसी होती है ना, वो टुकड़ों में आती है। रिफॉर्म की पॉलिसी क्या होती है? टुकड़ों में आती है। पहले एक आएगी, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब अगली आएगी, और लेट हो जाएगा।
यानी पॉलिसी मेकिंग में भी पैरालिसिस है और इंप्लीमेंटेशन में तो पैरालिसिस ही है। और ये पैरालिसिस केवल संस्थाओं की कमी नहीं है, ये पैरालिसिस डेमोक्रेसी की अपनी कमी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में संस्थाएं पैरालाइज हो ही जाती हैं, काम करने वाले लोग पैरालाइज हो ही जाते हैं। तो हम लोग कभी कभी बहुत हार्ड होते हैं, कह देते हैं कि आईएएस अधिकारी काम नहीं करते हैं या जो नेता मंत्री काम नहीं करते हैं। आप ट्रस्ट करिए, डेमोक्रेसी में जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज प्रोसेस से चलती है, प्रोसेस से चलती है तो स्वाभाविक उसमें समय लगता है और बहुत लोगों की अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे चाइना में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना सरकार की, ना संस्थाओं की, ना अधिकारी की, ना प्रशासन की। तो वहां पर काम स्टार्ट हुआ, एंड हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी में हर जगह, हर एक समय आप डीएम बन जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि आज जो ये मैं फाइल पर सिग्नेचर करने जा रही हूं या सिग्नेचर करने जा रहा हूं, आज के 20 साल बाद भी मुझे कोर्ट में खड़ा कर सकता है। लेकिन चाइना में नहीं, अगर आपने करप्शन नहीं किया और आपने गवर्नमेंट के दिए गए प्रोजेक्ट पर काम किया, अपनी तरफ से अच्छा काम किया, भले वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा तो उसके बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। अगर आपने करप्शन नहीं किया तो आपको टच नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जो फेल रहा। तो ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझनी होगी, तब जाकर के हम बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। यानी एक इकोसिस्टम हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, इकोसिस्टम। तो सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होती हैं? ये छोटी सी सिलिकॉन की प्लेट होती है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं, आपको पता है। और इन्हीं से, इन्हीं चिप्स से हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कार, मिसाइल सिस्टम और एआई सर्वर चलते हैं। इसका मेन रॉ मटेरियल क्या होता है? सिलिकॉन है। और सिलिकॉन कहां से आता है? रेयर अर्थ से नहीं आता है, यह आता है सिलिका सैंड यानी रेत से। बट मैंने इकोसिस्टम की बात क्यों की, आप चिंतन कीजिए। मैंने इसलिए की क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं, नियोडिमियम, ठीक है, इस प्रकार के टर्बियम, लैंथियम, यत्रियम, ये सीधे चिप के अंदर नहीं डाले जाते, लेकिन ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सपोर्टिंग कंपोनेंट में बहुत जरूरी होते हैं। यानी सेमीकंडक्टर का चिप्स आप बना रहे हैं तो इन रेयर अर्थ का उपयोग होगा। जैसे नियोडियम जो है, यह शक्तिशाली मैग्नेट बनाता है, जिसकी चिप्स में जरूरत होती है मैग्नेट की। तो ये चीज है। आई होप आप समझ गए मैंने ये क्यों बोला कि यार हमारे पॉलिसी पैरालिसिस वाले क्या ही हैं ये। अरे भाई, आप सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं तो उसको आप सोचो कि उसके साथ एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कैसे आप लाओगे। हम लीनियर पॉलिसी लेके चलते हैं, तो चिंतन कीजिएगा इस पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी धमाकेदार चर्चा, और जिसमें बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चले बच्चों, शुरू किया जाए। रेडी हैं आप सब लोग? कौन कौन है इस समय क्लास में, जरा देख लो भाई। ठीक है, चलिए। टाइम लगेगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। और आपको क्या करना है, बिल्कुल घुस करके अब इसको समझना है। यानी एक ही टॉपिक में मैंने जितने मुद्दे थे सब जोड़ दिए हैं, और स्टेप बाय स्टेप है, खिचड़ी नहीं है। आप पूरा फोकस मेरे लेक्चर पर लगाइए मेरे बच्चे। ये आप, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, रिकॉर्ड कर लो। तो अब ये वाला जो डिस्कस करने जाओ, रिकॉर्ड करो कम से कम। ये IR, PSIR ऑप्शनल, एथिक्स ए से, इकोनॉमिक्स, कम से कम ये 5 क्वेश्चन जब भी आप मेंस लिखेंगे, चाहे आप 26 में लिखें, 26 में ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। 5 क्वेश्चन में कम से कम आपको या तो वैल्यू एडिशन में मदद करेगा, 5 क्वेश्चन में जिसमें ए से भी शामिल, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बढ़िया टॉपिक, इसीलिए मैं पिछले 3-4 दिनों से इसके ऊपर लगा हुआ था, कि क्योंकि इतने मुद्दे हो जा रहे थे कि इसका नंबर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं लगा था कि किसी न किसी दिन आएगा, फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी है। ये क्या है? ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी है। तो ये मस्त टॉपिक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर हम इसको, ये दुनिया
इस दुनिया को एक प्लेटफॉर्म माने, एक मंच माने, तो दुनिया का जो ये मंच है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर एक नया युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? इस पर एक नया युद्ध चल रहा है, एक नया वॉर चल रहा है। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि यह युद्ध लड़ा जा रहा है मिनरल से, यानी खनिज से, और माइक्रोचिप से, यानी हथियार अब बदल गए। लिख लीजिएगा, हथियार अब बदल गए। देखिए कितना अच्छा शब्द है। तो जब हथियार बदल गए हैं, तो यहां बस आप लिख लीजिए भैया कि अगर हथियार बदल गए हैं तो भारत के लिए क्या यहां छुपा हुआ, भारत के लिए, क्योंकि हमें तो हर एक चीज भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़ना, भारत के हित, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो यानी हथियार बदल चुके हैं, और अगर हम इसमें पीछे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या रहेगी। 2025 का ये समय आप देख सकते हैं, चीन और अमेरिका के बीच में जो नया ट्रेड वॉर भड़का, जिसका जिक्र मैंने आप लोगों से किया, उसका कारण क्या था आपको पता है? रेयर अर्थ एलिमेंट पर चीन का एक्सपोर्ट कंट्रोल। युद्ध क्यों भड़का? रेयर अर्थ एलिमेंट पर चीन का एक्सपोर्ट कंट्रोल, और उसके जवाब में अमेरिका की मुक्केबाजी। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्हें टैरिफ का थ्रेट दिया, धमकी दी। यानी दो चीजें आमने सामने हो गई कि नहीं हो गई? अब ये दो चीजें जब आमने सामने हो जा रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब उस प्रश्न को, अब हम IQIP पे आते हैं। जो प्रश्न आपसे पूछा गया था 2021 में कि आज कोविड के दौर, सॉरी, कोल्ड वॉर के दौर के USSR के मुकाबले चाइना अमेरिका के लिए ज्यादा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो कैसे है? यानी वो रेयर अर्थ ना दे करके अमेरिका को, वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को कमजोर करना चाह रहा है और अपनी तकनीक को मजबूत करना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका तकनीकी रूप से आज भी चाइना से ज्यादा सक्षम है। लेकिन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर केवल चाइना का कंट्रोल हो जाए या अमेरिका को बहुत कम मिले, तो चाइना आने वाले एक डिकेड में या 2 डिकेड में टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ये उसका विजन है। उसको ये मत समझिएगा कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ये उसका विजन है कि उसे विश्व की नंबर 1 महाशक्ति बनना है। जवाब में आप देख सकते हैं, चूंकि वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो इसलिए ट्रंप को तुरंत रिएक्शन करना पड़ा कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, तुमको तुम्हारा माल बेचने नहीं देंगे। लेकिन यहां भी चाइना एज में है कि भाई तुम कैसे नहीं बेचने दोगे? तुम्हारे लोगों की डिमांड तो होगी, तुम्हारी कंपनियों की डिमांड तो होगी रॉ मटेरियल की, जिस पर चाइना बैठा हुआ, और केवल रेयर अर्थ पर नहीं, क्रिटिकल मिनरल भी सब बैठा हुआ। तो समस्या तो है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाला क्वेश्चन आई थिंक आप समझ पाएंगे। बट इसे क्या हम केवल, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इसे केवल इकोनॉमिक वॉर कह सकते हैं? यानी क्या ये केवल एक इकोनॉमिक वॉर है, एक आर्थिक युद्ध है? आप मुझे बताएं। नहीं। आप कहें सर ये इकोनॉमिक वॉर है, बिल्कुल सही, लेकिन यह एक पॉलिटिकल वॉर भी है, या जिसे हम कहें एक नए शब्द में राजनीतिक, एक ही साथ तकनीकी युद्ध है। लिख लीजिएगा, ये क्या है? टेक्नो जियो पॉलिटिकल वॉर। ये शब्द रटिए, मजा आएगा। टेक्नो जियो पॉलिटिकल वॉर है, टेक्नो जियो पॉलिटिकल वॉर है। आप देख सकते हैं जहां चीन अपनी रिसोर्स पावर दिखा रहा है कि हमारे पास तो सारे रिसोर्स है, और आपको पता है रिसोर्स मतलब कोई भी चीज बनानी है, लैंड, रॉ मटेरियल, सॉरी, लैंड और रॉ मटेरियल, यानी आ गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर रॉ मटेरियल है। कोई भी एक फैक्टर किसी के पास ना हो तो समस्या हो जाती है। तो यहां पर चीन अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो पहला वाला है रॉ मटेरियल, उसकी पावर दिखा रहा है, यानी रिसोर्स पावर दिखा रहा है, और वहीं अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी पावर दिखा रहा है। आई होप यहां तक की पिक्चर क्लियर है। अब आपके मन में आएगा, जो नए बच्चे होंगे, बहुत बारी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन जो कुछ न कुछ बच्चे रोज आते हैं नए, रेयर अर्थ क्या होता है? तो ये रेयर अर्थ क्या है? यानी ये एक मैटर है, पदार्थ है, 17 मेटेलिक एलिमेंट का समूह है, 17 धातुओं का समूह है। और ये 17 जो मेटेलिक एलिमेंट हैं, यानी जो धातु हैं, ये 17 के 17 धातु मेरे प्यारे बच्चों, जो जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल में, मिसाइल में, यानी मोबाइल के साथ साथ MI मिसाइल में, और आप अगर
आजकल देखें तो सड़क पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सच बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बाढ़ आई हुई है। चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो जोमेटो स्विगी वाले हो, चाहे जो है कोई भी डिलीवरी बॉय हो, चाहे कार हो, चाहे व्हाटएवर जो भी हो। तो ये जो मोबाइल है, जो मिसाइल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो ये राडार हैं, आप सोचिए डिफेंस सिक्योरिटी के लिए जो एमआरआई है, यानी हेल्थ सेक्टर का सबसे मेन हथियार इस समय एमआरआई है, एमआरआई स्कैनर या जो विंड टरबाइन है, इन सब में इस्तेमाल होती है। तो मैंने कुछ नाम लिया, यानी कि आज के समय में सबसे रणनीतिक पदार्थ अगर कोई है तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है। ठीक है ना? और अब जरा देखिएगा, बट यहां डिस्कस किया गया आर्टिकल में कि भाई देखो कि असली ताकत माइनिंग में नहीं है, यानी जो रेयर अर्थ है इसकी माइनिंग महत्वपूर्ण नहीं है। माइनिंग मतलब खनन, खनन तो आप कर लेंगे, जैसे इंडिया में भी तो पाए गए हैं ना, लेकिन प्रोसेसिंग कहां करोगे? यानी कहा जाता है कि रेयर अर्थ की माइनिंग महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी कच्ची जमीन से निकाली हुई चीज को प्रोसेस करके प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाना। जैसे आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं कि दूध से दही, जो अमूल वाला बन करके आता है, दूध से दही, वो क्या है? प्रोसेस्ड है। दूध आपके यहां है, फिर उसका प्रोसेसिंग किया गया सारा करके, अमूल का, आप ही के दूध का बना हुआ अमूल का दही आपके घर में आया और जो आपको महंगे में मिला। इस क्षेत्र पर मैंने उस दिन भी बताया था 90% कंट्रोल चाइना का है। इसी कारण से 1987 में जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में जिक्र किया, डेंग जियोपिंग, ठीक है ना, डेंग जियोपिंग ने 1987 में एक स्टेटमेंट दिया था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है और चीन के पास रेयर अर्थ है। अब आप देख रहे हैं आने वाले समय में रेयर अर्थ कैसे तेल से बड़ा रॉ मटेरियल होने जा रहा है, और ये लोग उसी समय से काम कर रहे हैं। और अपने यहां तो चिंता ही नहीं। जैसे देखिए अपने यहां क्या हो रहा है, आप देखिए जलवा एक शब्द है, जैसे अपने यहां ना हर चीज में जलवा है। कोई अधिकारी हैं तो उनका और उनके परिवार का जलवा, कोई नेता है तो उनका और उनके आसपास का जलवा, नेता के नीचे छोटे छोटे नेता हैं उनका जलवा। ट्रस्ट करें यानी, और ये बड़े लेवल से छोटे लेवल सब तक है जलवा। यानी हमको बोलना भी बड़ी बड़ी बातें कि अब भारत वो नहीं है, भारत अब किसी को भी रौंद सकता है। डेमोक्रेसी के ये चैलेंजेस बहुत बुरे हैं। अगर यार हमारे सभी राजनेता ये तय कर लें, इसका इस टॉपिक से संबंध इसलिए बोल रहा हूं कि हम कोई भी, ठीक है पाकिस्तान के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, लेकिन हम गंदे स्टेटमेंट नहीं देंगे। चुनाव के समय में हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जो चाइना के सेंटीमेंट को हर्ट करे। जैसे हम, ध्यान से समझिए, जैसे हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद पाकिस्तान के कायराना आतंकी हमलों को लेकर के सभी पार्टियों के ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियन लिए गए और उनको देश विश्व के विभिन्न कोनों में भेजा गया। पाकिस्तान के विरुद्ध, ऑब्वियस है, जो सच्ची बात है कि वो एक आतंकी देश है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के लोग गए। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं करता होगा कि आपके चुनाव के समय जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसमें से जो चाइना वगैरह के अगेंस्ट निकाल आते हैं इसको आप, तो वो चाइना के पास जाता होगा कि नहीं जाता होगा? इससे संबंध तल्ख होते हैं, चूंकि शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। ऐसा यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था निबंध में। लेकिन अपने यहां इलेक्शन में एकदम नरक कर देते हैं। ऐसा मतलब जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है यार, जाति धर्म में आप बंटे हो तो बेचारे जो बंटे हुए हैं वो जनता है, इसीलिए वो जनता है, शासक तो आप है ना, उन्होंने आपको चुन करके अपने लिए भेजा है। तो हर जगह की, कितना आसान होता है हम आम हिंदुस्तानी को कह दें अरे ये सब बेकार है, ये जाति धर्म में ही बिलीव करते हैं। अरे नहीं यार, वो जाति धर्म में करते हैं, सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है जो उनको उस जाति धर्म से बाहर निकाल सके। इन सब विषयों पर चर्चा ही नहीं। आप सोचिए 1987 में बंदा चैलेंज कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो हमारे पास रेयर अर्थ है। तो जब उसने कहा हमारे पास रेयर अर्थ है, उस समय के प्रधानमंत्रियों को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए था कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का, जरा पॉइंट नोट करिएगा क्या सतर्क होना, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का 80% प्लस, पहले तो और भी रहा होगा,
अभी तो हम प्रोसेस वगैरह करने लगे, हम मिडिल ईस्ट से आयात कर रहे हैं और आज अपने रेयर अर्थ का हमको 99.9% चाइना से मंगाना पड़ेगा। अब आप सोचिए तो क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस है कि नहीं? यानी हम दूसरे देशों की नीतियों को देख करके अपनी नीतियों में कोई चेंज ला ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारों के पास आर&डी टीम नहीं है। आर&डी का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि सीएसआईआर और ये जितने भी संस्थाएं इनको फंड दो जीडीपी का और वही आर&डी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा इनोवेटिव आइडिया में, आर&डी केवल फंड नहीं है। आर&डी फंड है, बट फंड के साथ साथ विचार है, थॉट है। हर एक मिनिस्ट्री में, आपसे फिर कहता हूं, क्या हर एक मिनिस्ट्री में एक आर&डी, हर एक मिनिस्ट्री में एक आर&डी सेल होनी चाहिए? बोलिए, लिखिएगा। हर एक मिनिस्ट्री में क्या एक आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल होनी चाहिए? चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो सेंटर के हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे दिल्ली और पौंडीचेरी यूटीज के हो। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये आर&डी सेल जरूरी नहीं है कि कोई मशीन बनाए, कोई रिमोट बनाए, कोई फोन बनाए, कोई पेन बनाए। ये आर&डी क्या करे? विश्व के विभिन्न देशों में, जैसे मान लीजिए उद्योग एवं माइनिंग मिनिस्ट्री है, तो विश्व के विभिन्न देशों में क्या प्रैक्टिस चल रही है और अगले 20 साल का क्या प्लान चल रहा है, उसको लेकर के रिसर्च हो। इसमें 8 से 10 लोगों को रखा जाए, वो कोई भी हो, आईएएस हो, कोई भी एक्सपर्टाइज हो, जिनका जो भी हो। लेकिन हाँ, माइनिंग का है तो जिन बच्चों को ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा हो उनको आप इस टीम में रखिए। और आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, ऐसा तो नहीं इस साल के, पिछले 20-30 सालों में आईएएस में ना जाने कितने ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले होंगे, क्योंकि वो इसमें अच्छा कर पाएंगे। यानी आप इन सेल में नियुक्त करते समय यह भी चूज करिए कि इंडस्ट्री से जुड़े कार्यों में, या तो आपको उसी प्रकार के एक्सपर्ट, जैसे किसी ने कॉमर्स से ग्रेजुएट किया हो और वह जो है सिलेक्ट हो गया हो, तो उसको आप जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री में लाइए। अभी क्या हो रहा है, सीनियरिटी और इन सब चीजों पर हो रहा है, तो ये सेल होनी चाहिए। नहीं तो हम बेटा कहीं नहीं, आपको लगेगा ना, खैर अच्छी बात है, 1962 में जो चाइना ने किया है, हम गर्व से कहेंगे कि आज चाइना हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक देश अपने आप को प्राउड फील करता है और हम भी करते हैं। लेकिन बेटा वास्तविकता कुछ और है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमने चाइना के कुछ जो विमान उमान जो कहा जाता उनका था, चाइना बहुत आगे बच्चे। आपको उनके किसी लोकेशंस के बारे में पता नहीं और आपका हर लोकेशन उनकी निगाह में, जैसे पाकिस्तान के हर लोकेशन की निगाह आपके पास थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि चाइना अटैक कर देगा, ऐसा संभावना नहीं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है वो शांति की तरफ ज्यादा बढ़ता है। वो भारत को पड़ोसियों में उलझाएगा, खुद नहीं उलझेगा, क्योंकि उसका ट्रेड इंटरेस्ट भारत के साथ बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद का किसने देखा? तो उस 50 या 100 साल के बाद की स्थितियों को हमें समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमें आर&डी को केवल फंडिंग से ना जोड़ करके आर&डी को विचार से जोड़ना होगा। विचारों की भी आर&डी होती है और फंड की भी आर&डी होती है, ठीक है ना? अब हो गया ये सारी चीजें, यानी उसका कंट्रोल हो गया 90% प्रोसेसिंग पर। अब चीन ने कहा कि हमारे जो भी, मतलब हमारी धातुओं से, यानी जो हमारे रेयर अर्थ मेटेलिक एलिमेंट है, तो हमारे इन धातुओं से बने उत्पाद कुछ भी आप बनाइए। अगर आपने हमारा रेयर अर्थ यूज किया है और आपने कुछ भी बनाया है, मान लीजिए कि भारत ने वहां से रेयर अर्थ लिया, हमने एक पेन बनाई, इस पेन को अब हम अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक, जब तक कि हम चाइना से इसका लाइसेंस नहीं लेंगे। इसी पर अमेरिका का जवाब था कि हर चीनी उत्पाद पर 100% टैरिफ लगेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो विश्व क्या, सिलेबस क्या, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, आईआर का जीएस पेपर 2 का सिलेबस है कि नहीं? अब इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट में फियर एंड अनसर्टेनिटी, यानी भय और अनिश्चितता फैल जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, तो वही हुआ, यानी फियर प्लस अनसर्टेनिटी फैल गई। क्योंकि आपको पता है कि अभी आपको बताया गया कि मोबाइल, लैपटॉप, मिसाइल, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब इसी धातु से बन रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ कि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो और डिफेंस इक्विपमेंट, इनके दाम बढ़ने लगे। और दाम बढ़ने लगे तो नुकसान किसको होगा? जो इस पर सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत महंगी हो जाएगी, तो अमेरिका इस पर काम कर रहा है सबसे ज्यादा। तो क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट गिर गया मतलब शेयर बाजार लुढ़कने लगे और दुनिया को फिर याद आया, जिसकी तरफ 1987 में ही चीन के मुखिया ने कह दिया था, आर्थिक शक्ति अब केवल तेल पर नहीं बल्कि रेयर अर्थ पर निर्भर है। तो जब सेल होगी तभी तो काम होगा। और अपने यहां क्या होता है, एक और बहुत बड़ी समस्या है कि 1980s की चाइना की पॉलिसी को हम आज तक रीड नहीं कर पाए, यानी अभी तक 2025 तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे एक बार जैसे अपोजिशन और पोजीशन, यानी जो सत्ता में और जो सत्ता में नहीं, तो जब सत्ता है तो जब ये सत्ता, ऑब्वियस है डेमोक्रेसी में सत्ता बदलती रहती, तो अगली बार इनकी सत्ता आई तो ये क्या करेंगे कि यहां पर जितने भी लोग काम करते थे सबको हटा करके अपनी एक नई टीम बनाएंगे, अपना एक नया विजन बनाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में इनको बताना है 5 साल में कि हम क्या क्या आपके लिए किए हैं। तो ये जो एक बार हिंदुस्तान में है ना कि यूपीआई, एनडीआई, एनडीआई, यूपीआई है, ये इसके पहले जो कांग्रेस जनता दल इस प्रकार की चीजें होती थी, तो पूरा का पूरा मशीनरी, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, इनफैक्ट पॉलिसी भी बदल जाती है। तो जो पॉलिसी में एक एक यूनिफॉर्मिटी वो नहीं रह जाती है मेरे प्यारे बच्चों, एक रूपता कि जो पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया हो, जैसे गुट निरपेक्षता आज भी चल रही है ना, उसी प्रकार से इकोनॉमिक पॉलिसी को आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, सबने अपने अपने हिसाब से जब चाहा जैसे चाहा बदला। फॉर एग्जांपल 2011 में यूपीए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग नेशनल पॉलिसी लाई, यानी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती वैसे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। मोदी जी आए, उसका कोई जिक्र नहीं, अब उन्होंने मेक इन इंडिया एंड पीएलआई और इस प्रकार की स्कीमों को शुरू कर दिया। और मोदी जी का भी लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, और यूपीए सरकार का भी लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, लेकिन अब इनको अपनी चलानी थी और उनको अपनी चलानी थी। तो पॉलिसी, कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो किसी की भी सरकार आए उसको सबको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ये कब हो पाएगा, जब मीडिया इन विषयों को मार्केट में उठाएगा, मीडिया इस पे चर्चा करेगा, इससे जनमत बनेगा, खासकर पढ़े लिखे लोगों के बीच में। क्योंकि देखिए परिवर्तन करोड़ों लोग नहीं करते, हजारों लोग करते हैं, लेकिन मीडिया की भूमिका आप देख सकते हैं, बायस्ड है वो। 2019 का निबंध पक्षपातपूर्ण मीडिया, और 2008 का कि सुशासन में मीडिया की भूमिका, द रोल ऑफ मीडिया इन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो चतुर्थ स्तंभ इस समय थोड़ा सा, इस समय का अच्छा खासा कमजोर है। और संभवतः मैं एक डीपी अग्रवाल सर का एक कोटेशन जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं उससे 100% इत्तेफाक रखता हूं। डीपी अग्रवाल सर ने कहा कि आने वाले समय में, आज नहीं, आज के 200-300 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, फिर से ऑब्वियस इतिहास लिखा ही जाता है समय समय पर, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि यह जो दौर है ये मीडिया का सबसे काला दौर है, सबसे भ्रष्ट दौर है। अब भ्रष्ट का मतलब आप पैसा मत लीजिए, केवल पैसा नहीं होता भ्रष्टाचार का मतलब। जो आपकी जिम्मेदारी, जो आपका दायित्व, अगर वो जिम्मेदारी, वो दायित्व आप नहीं निभा पाते हैं तो स्वाभाविक आप भ्रष्ट है, करप्ट है। और मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि मीडिया कहीं ना कहीं आज बहुत छोटी चीजों पर फोकस हो चुका है, छोटी छोटी चीजें, उस पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम है कि रोज की चीजों को दिखाना। लेकिन जो देश के सामने बड़े मुद्दे, में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या डिबेट होती, कभी आपने कभी एक क्वालिटी डिबेट सुनी? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के दौर का इंडिया और बिहार की राजनीति, सच बता रहा हूं, मीडिया का पूरा डिस्कोर्स बदला जा सकता है। यही बिहार की राजनीति को लेकर के मीडिया का डिस्कोर्स बदल सकता है, और लोग जितना अभी देख रहे हैं ना टीआरपी, उससे ज्यादा देखेंगे। बस केवल थोड़ा सा चेंज करना होगा, और थंबनेल तो भयानक बन करके आएंगे। बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में बेरोजगारी, लेकिन इस पर चर्चा वो जो एमपी एमएलए के उम्मीदवार उनको ना बुलाया जाए। एक एमपी एमएलए के उम्मीदवार, एक बिहार का कोई पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट, फिर इसके बाद एक एमपी एमएलए, फिर उसके बाद उसी के साथ एक जो है चेयर लगी हो बिहार का कोई समाज शास्त्री,
फिर उसके बाद एक एमपी एमएलए, फिर उसके बाद एक बिहार का समाजशास्त्री। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? जितने बिहार के बच्चे हैं बताएं मुझे कि नेता कुछ कहेगा तो वो जो समाजशास्त्री है, लेकिन हाँ देखा जाए कि वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं। न्यूट्रल का मतलब आते उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाए, एक पेपर, भाई आप बायस्ड नहीं होंगे, आपके व्यक्तिगत विचार जो भी है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप अपने व्यक्तिगत विचार किसी राजनीतिक पक्ष में दें, आप तथ्य का परीक्षण करें और 1 महीने पहले उनको बता दिया जाए। और जो मीडिया की टीम हो, स्वाभाविक है उनको सोर्स की दृष्टि से भी मदद कर सके तो करे, या इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए तो मजा आ जाएगा। अभी रैंडम यार बिहार का जब से वो टिकट का बंटवारा हुआ, चूंकि मैं फॉलो करता हूँ बिहार की राजनीति, चूंकि मुझे पढ़ाना होता है भाई, क्योंकि एथिक्स में भी है बिहार, या फिर जैसे कि राजनीति और नैतिकता, इस प्रकार की चीजें, युवा क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं, नैतिक रूप से सक्रिय युवा यानी एथिकल एक्टिव यूथ क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो ये सब विषय मुझे सीखने को मिलता है। जैसे बिहार में भी मैं देख पा रहा हूं, तो जो भी यूथ एक्टिव है, वो यूथ जिन विषयों पर एक्टिव हो रहा है वो एकदम अब चेंज हो चुके हैं डिस्कोर्स, वो क्या बोल रहा है उसे कुछ नहीं पता। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया की जिम्मेदारी। उसको उसको समझाए, उसको सिखाए कि तुम्हारा बिहार जब तक बेहतर नहीं होगा, तुम तो काट लोगे, तुम्हारे बच्चे भी उसी पोजीशन में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाएंगे जिस पोजीशन में आज और लोग जा रहे हैं। तो जब उनको भविष्य दिखाया जाएगा, जब उनको बताया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों बनाता है यूनाइटेड नेशन, इसलिए बनाता है कि विभिन्न देश समझें कि आने वाले समय में उनको क्या करना है। और अब तुम बिहार के बारे में समझो कि बिहार आज कहां खड़ा है। तो तुम अपने लिए मत सोचो, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए सोचो। अगर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के जितने भी नेतृत्व करता थे, गांधी जी वगैरह, अगर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब अपने बारे में सोचे होते, अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचे होते, तो क्या आप आजाद हो पाते? और आजाद होते भी तो टुकड़ों में, यूपी अलग, पंजाब अलग। ऐसा तो अंग्रेजों का हमेशा से चलन रहा है, जहां भी उन्होंने रूल किया है इस प्रकार से सीमांकन किया है कि विवाद हमेशा बना रहे, क्योंकि पश्चिम को अपना वर्चस्व स्थापित करना इस ग्लोबल ऑर्डर पर, विश्व व्यवस्था पर। तो ये होता है कि जब एक जनरेशन त्याग करेगी, देन अगली जनरेशन को कुछ मिलने वाला है। लेकिन हम तात्कालिक हैं कि कुछ हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएं, कुछ हमारे एक, और वो भी ठीक है, क्या ही बोला जाए, बड़ा कभी कभी होता ना कि शब्द नहीं मिलते। तो आर्थिक शक्ति अब केवल तेल पर नहीं बल्कि रेयर अर्थ पर निर्भर है। यह मैंने विषय से बाहर निकला क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर आर्थिक शक्ति केवल तेल पर नहीं रेयर अर्थ पर है तो भारत के मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। इस विषय पर डिस्कशन बहुत बड़े और गहरे लेवल पर होने चाहिए। फिर आता है डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंसी यानी प्रासंगिकता। अब ये युद्ध हो रहा है, तो अब एक टॉपिक तो हो गया बच्चे, पहला हो गया उनके बीच का जो वॉर चल रहा है, क्लियर हो गया, रेयर अर्थ वर्सेस 100% टैरिफ। अब दूसरा टॉपिक आता है डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता। अब आता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में जब ए और बी या यूएसए और चाइना आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेड वॉर 2.0, तो क्या इसको रोकने में डब्ल्यूटीओ की कोई भूमिका हो सकती है? आपको अच्छे से पता है इसकी स्थापना 1995 में किस लिए हुई थी? आप कहेंगे सर इसकी स्थापना हुई थी, अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था, रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए, नियम आधारित वैश्विक व्यापार के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब रूल बेस्ड, लेकिन यहां पर तो रूल का अनुपालन नहीं हो रहा। अब देखिए कैसे, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे संपूर्ण विश्व, विभिन्न देश किस प्रकार से जो चार्टर होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, उन नियमों का सहारा लेकर के अपने एक्शन को सही ठहराते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यानी चाइना हो या यूएसए हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रूल, वो कहते हैं कि हम रूल बेस्ड जो ग्लोबल ट्रेड है उसी का अनुपालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे आप कुछ भी कहेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि गलत नहीं लिखना चाहिए, भले आप कम लिखें। तो ये कहते हैं चाइना और यूएस कि हम ये जो कर पा रहे हैं इसकी शक्ति हमें डब्ल्यूटीओ से ही मिलती है, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ का एक क्लॉज है सिक्योरिटी एक्सेप्शन क्लॉज। क्या है? सिक्योरिटी एक्सेप्शन क्लॉज, यानी सुरक्षा अपवाद व्यवस्था।
सुरक्षा अपवाद व्यवस्था का एक पूरा आर्टिकल होता है। तो सुरक्षा अपवाद व्यवस्था आर्टिकल 21 है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं धारा 21 अगर इंडियन कानून के संदर्भ में समझना चाहें तो। सिक्योरिटी एक्सेप्शन क्लॉज है और उस क्लॉज में बहुत सारी धाराएं हैं कि किन किन परिस्थितियों में कुछ देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने टैरिफ नॉन टैरिफ उपाय को अपने हिसाब से अपना सकते हैं। तो ये 21 यही बात कहता है। तो 21 का सहारा लेकर ये क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं कि हमारे कदम हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। अब इससे बड़ा तो कोई शब्द है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा बोल दो, जनता भी चुप, मीडिया भी चुप, सब चुप। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो ऑब्वियस है डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर पाता है। पॉइंट इसके लिए तो डब्ल्यूटीओ डायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब इसमें क्या होना चाहिए, अगर डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है, यूपीएससी ने पूछा, कितना बढ़िया पूछता है। अगर जिस बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पता होगा वही यूपीएससी के उस प्रश्न को हल कर पाएगा कि अगर डब्ल्यूटीओ को जिंदा बने रहना है तो उसमें किन सुधारों की आवश्यकता है। तो यही सुधार इस क्लॉज को और संतुलित करने की जरूरत है, अन्यथा सभी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठा करके और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का खेल खेलते रहेंगे। मजा आ गया बच्चों? अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई तो इन बात से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो डब्ल्यूटीओ या उसके पहले जो रेयर अर्थ और टैरिफ 100% का मैंने मुद्दा कराया, इसका अर्थ यही निकलता है जो आपसे फ्यूचर में यूपीएससी में प्रश्न पूछेगा। किसका अर्थ है कि जो पावर पॉलिटिक्स है, शक्ति राजनीति ने रूल बेस्ड ट्रेड को चुनौती दे दी है। पावर पॉलिटिक्स, अब पीएसआई और ऑप्शनल वाले, पावर पॉलिटिक्स ने नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को चुनौती दी है। अब इसको आप लिखिएगा। फिर भी डब्ल्यूटीओ, यानी आप इस रेफरेंस में हम कह पाएंगे कि भैया डब्ल्यूटीओ की को हम अप्रासंगिक तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रासंगिकता दिखती है। फिर एक निष्कर्ष लिखेंगे कि फिर भी डब्ल्यूटीओ आज भी एक डायलॉग पार्टनर बना हुआ है, संवाद भागीदार बना हुआ, जहां भारत जैसे देश अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। आप सोचिए, डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता भी मैंने यहां पर डिस्कस कर दी, ठीक है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो क्या, अब यह भी आपको सीखना चाहिए कि अगर ट्रंप ने ऐसा कर लिया तो क्या उनको बहुत फायदा है? नहीं। लिमिटेशंस ऑफ ट्रंप्स टैरिफ स्ट्रेटजी, टीटीएस, यानी ट्रंप की टैरिफ रणनीति की सीमाएं। ठीक है बच्चों, इसकी क्या सीमाएं ये भी जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बार बार अपने बयान क्यों बदलते रहते। ठीक है ना। अब आइए जरा देखें, वो कहते हैं कि जब हम टैरिफ लगाएंगे तो हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। टैरिफ इसलिए लगाते हैं ना। अब देखिए क्या हो रहा है, समस्या क्या हो रही है। सीमाएं, तो पहली सीमा है रिटेलिएशन की, है कि नहीं, यानी प्रतिरोध। अब भाई आप कितने भी कमजोर हो, अगर आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो आप प्रतिरोध नहीं करते हो। तो एक तो प्रतिरोध हो गया पहली समस्या की, इसने लगाया तो चाइना ने भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ, तो यूएसए ने चाइना पर लगाया तो चाइना ने यूएसए पर लगा दिया। आप देख सकते हैं। अब जब ये दोनों हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने 100 रुपए की चीज बना रहा था, 105 में बनाऊंगा तो बेचूंगा भी भाई अपने लाभ को ध्यान में रखते 108 10 रुपए में। तो जो चीज पहले 105 में मिल रही थी अब 110 में मिलेगी। तो दूसरी समस्या होती है इन्फ्लेशन की, जिसे हम महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इससे यूएस के जो कंज्यूमर हैं उनको चीजें वही जो मैंने आपको बताया कि पहले 100 रुपए में मिलती थी, 105 रुपए में, अब 110 रुपए में मिलने लगी। तो कंज्यूमर कौन होता है? जनता ही होती है। जनता कौन होती है? लोकतंत्र में मालिक होती है। फिर वो विरोध करने लगती है। फिर इसके बाद तीसरी समस्या क्या होती है? सप्लाई चेन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये टूट जाता है। सप्लाई चेन का टूटना, ये कैसे टूटता है? यानी जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगे, वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप चाइना नहीं जाने देंगे तो वियतनाम, मलेशिया, इन सब देशों की तरफ शिफ्ट होंगे, उसमें भी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है।
और चौथा ऑब्वियस है, डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन होता है इस प्रकार के डिसीजन से, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का एक सिद्धांत है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, है कि नहीं है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का सिद्धांत भी टूट जाता है क्योंकि आप किसी के ऊपर इस प्रकार का टैरिफ लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आगे की जो चीजें हैं कि टैरिफ एक पॉलिटिकल वेपन है, एक राजनीतिक हथियार है, एक आर्थिक समाधान नहीं। यह टाइम या टर्म लिख करके हर जगह यूज करिएगा कि यह कोई आर्थिक समाधान नहीं है, यह एक पॉलिटिकल वेपन है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे होता है? ट्रेड डेफिसिट टैरिफ से नहीं होता। व्यापार घाटा टैरिफ से होता, तब तो फिर सभी देश टैरिफ बढ़ा देते। सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप्स होता है कि आप कितना, आपकी कितनी बचत है, आप कितना निवेश कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कि 100 रुपए की सेविंग है तो कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और उसके बाद कितना बचा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से कितना लाभ कमा रहे हैं, इससे तय होता है। तो बताने की जरूरत नहीं है। चाइना ने अपनी स्थिति को जबरदस्त रूप से मजबूत किया। रेयर अर्थ, ग्रेफाइट और लिथियम, इन पर अपना नियंत्रण मजबूत बनाया। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो एआई चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, डिफेंस में जो भी हम सेंसर यूज करते हैं ना डिफेंस सेक्टर में, जिससे हमें पता लग जाता है कि संवेदनशील वस्तु कहां, उन सब के लिए जरूरी होते हैं। इन तीनों से याद रखिएगा, रेयर अर्थ से, ग्रेफाइट से और लिथियम से, इन तीनों से, क्योंकि एआई पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां है? चाइना में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, सॉरी, अमेरिका में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अमेरिका में। डिफेंस सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत किसका है? अमेरिका का। तो उनको अपने इन तीनों सेक्टर की मजबूती के लिए क्या चाहिए? रेयर अर्थ भी चाहिए, ग्रेफाइट भी चाहिए, लिथियम भी चाहिए। और चीन ने क्या किया है? अमेरिका की सप्लाई चेन को गले से पकड़ लिया। जैसे आप ना किसी दुश्मन को गले से पकड़ लीजिए, ये गला ही पकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भी क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है, आपको पता है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ताकि भविष्य में चीन पर निर्भरता घटे। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट वगैरह जारी की, आप सबको पता है, जिस पर अब हम काम कर रहे हैं। सोचिए हम कितना लेट हो गए, लेट हुए कि नहीं? चाइना कब से कर रहा है और हम आज कर रहे हैं, तो क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस का उदाहरण है कि नहीं? बताइए। अब आता है भारत के लिए संकेत क्या? अब यहां भारत के लिए दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता है शॉर्ट टर्म का और दूसरा रास्ता है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में क्या है कि भारत ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाए, क्योंकि अभी तो हम तुरंत प्रोडक्शन कर नहीं सकते, प्रोसेसिंग यूनिट लगा नहीं सकते, तो हम ऑल्टरनेटिव सप्लाई सोर्स यानी कि हम कहीं और से मंगाएं, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत बनाएं। ठीक है ना, ये सारी चीज है। और लॉन्ग टर्म में हम क्या करें? हम भी जो हमारा क्रिटिकल मिनरल मिशन 2024 है, उसके तहत हम और बेहतर ढंग से काम करें, ताकि भारत खुद खनिज आधारित आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। और इसके साथ साथ भारत को रेयर अर्थ की, क्रिटिकल मिनरल्स की अपनी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अपनी बनानी पड़ेगी, जिससे हम तकनीक के लिए किसी का मुंह ना देखें, क्योंकि खनिज होना पर्याप्त नहीं है, उसे रिफाइन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से देखने की कोशिश करें, तो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला प्रिंसिपल है कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो का, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है? कंपैरेटिव एडवांटेज कहता है कि हर देश वही वस्तु बनाए जिसमें उसे सापेक्ष लाभ हो। तो भारत को भी अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि सापेक्ष लाभ उसी में छुपा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। बस ये इतना आपको यहां पर बताया गया। अब आता है, यहां तक की पिक्चर अगर क्लियर होगी, स्वदेशी। स्वदेशी वाला मुद्दा क्या था? स्वदेशी, तो स्वदेशी
जो अंग्रेजों के काल में हमने नारा दिया था, यानी हम अपने देश का प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, हम अंग्रेजों के प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, और एक प्रकार से ये प्रतीक था। 1905 और 1906 में, यानी सबसे पहले बनारस अधिवेशन, फिर कोलकाता अधिवेशन, 1905 में बनारस, फिर 6 में कोलकाता, जहां पर हमने स्वदेशी को एज अ मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ाया कांग्रेस के मंच से। ठीक है, स्वदेशी तो अब वहां पर ब्रिटिश काल में जाने की जरूरत नहीं। आज अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो क्या स्वदेशी में आप लोगों के लिए, क्या स्वदेशी का मतलब केवल देसी कपड़े पहनना है? बोलिए। जैसे हमारे यहां नेतागण कह देते हैं कि खादी पहनिए, देसी कपड़े पहनिए, आप देखिए किसी को भी, अच्छी बात है, खादी पहनिए और खादी में रोजगार मिलेगा, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी वो कहते हुए मिले कि अब हमें देशी कोड बनाना है, यानी कोडिंग, देसी कोड बनाना है, इंडिजीनियस कोड बनाना है, देसी चिप, इंडिजीनियस चिप बनाना है। और 21वीं सदी की स्वदेशी का एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। बी स्वदेशी इन स्पिरिट, ग्लोबल इन स्किल। भावना में रहो स्वदेशी, लेकिन आपको अपने आप को स्किल करना पड़ेगा। अगर इस मंत्र पर आप नहीं चले तो आप पीछे रह जाएंगे, याद रखिए। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि 2025 का चीन अमेरिका का संघर्ष हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है और सिखाता भी है कि ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म दोनों में संतुलन जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, डब्ल्यूटीओ कमजोर हुआ है, पर नियम आधारित प्रणाली व्यापार की अभी भी मानव सभ्यता की रीढ़ है। यानी वो दोनों भले लगा रहे, लेकिन वो ले रहे हैं डब्ल्यूटीओ के ही एक नियम कानून का सहारा। तीसरी चीज, भारत के लिए क्या साफ है? भारत के लिए साफ है कि आत्मनिर्भर बनो, पर दुनिया से कटो मत। अपने हितों की रक्षा करो, दूसरों के साथ सहयोग करो, और रेयर अर्थ और रेयर विजडम, अब दोनों दो चीजें आपके सामने। रेयर अर्थ के साथ एक नया शब्द आपकी डिक्शनरी में आ रहा होगा, रेयर विजडम। तो रेयर अर्थ और रेयर विजडम दोनों ही देश के भविष्य की कुंजी है। क्या मस्त लाइन है। रेयर अर्थ तो हो ही गया, यानी ये रॉ मटेरियल हो गया, रिसोर्स हो गया। रेयर विजडम यानी विशिष्ट बुद्धि, दुर्लभ बुद्धि, यानी ऐसी यूथ जो स्किल में पूरी दुनिया में लीड करें, क्योंकि वही जब पैदा होंगे तभी गूगल हमारा बनेगा, जैसे चाइना का अपना गूगल है। तभी फेसबुक हमारा बनेगा, जैसे चाइना का अपना फेसबुक है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने आती हैं। अब आता है इसके साथ जुड़ा हुआ आज का अंतिम टॉपिक, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन वर्सेस बनाम, यानी भूमंडलीकरण, बनाम प्रोटेक्शनिज्म, यानी संरक्षणवाद। ये आपके सामने आ गया। ग्लोबलाइजेशन क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? ग्लोब आप देख रहे हैं, यानी जब दुनिया के देश ABCD 200 जितने भी हैं, जब दुनिया के देशों के बीच किसका, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं, प्लस कैपिटल यानी पूंजी, जैसे हम अमेरिका के इन्वेस्टमेंट का इंतजार करते हैं ना, हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी, तकनीक और विचारों, नॉट केवल तकनीक यानी विचारों, आइडियाज का आपसी प्रवाह, फ्री फ्लो, 5 चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी इसको रट लीजिएगा, इसकी परिभाषा। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है दुनिया के देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज, पूंजी यानी कैपिटल, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, और विचारों का आपसी प्रवाह। तो विचारों का आपसी प्रवाह है कि नहीं? अभी नोबेल पुरस्कार आए, उनके विचार हम आपस में साझा कर रहे हैं कि नहीं? वो तो मिला कहां पर?
किनको मिला, हमारे देश से तो उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन विचारों का प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं और यही आईएमएफ की डेफिनेशन भी है जो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसको अगर हम बताएं, ये तो हो गया इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद आता है इसके पिलर्स कौन कौन से हैं। पिलर्स यानी इसके मुख्य स्तंभ, या हम कह सकते हैं इसके हाथ और पैर, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो मुख्य स्तंभ कौन है? पहला, फ्री ट्रेड होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। दूसरा, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, यानी पूंजी का मुक्त प्रवाह, कि कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता। तीसरा, जो फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी तकनीक और आइडियाज का भी फ्री फ्लो होना चाहिए, जो आपको बताया गया। और चौथा हो गया, एक ग्लोबल सप्लाई चेन मेंटेन होनी चाहिए। पिलर्स आप समझ गए। अब आता है, क्योंकि हम इंडिया यूपीएससी का मेंस लिखेंगे, तो भारत इस ग्लोबलाइजेशन का पार्ट कब बनता है? ऑब्वियसली 1991 के बाद भारत इसका हिस्सा बना, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लगाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का सिद्धांत हमने अपनाया। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अब आते हैं, क्योंकि दोनों को समझना है, तो भूमंडलीकरण समझ गया, प्रोटेक्शनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, यानी संरक्षणवाद को। संरक्षणवाद क्या है? अगर इसका अर्थ या इसकी डेफिनेशन, मीनिंग कुछ भी आपको याद हो तो आंसर में वही लिखना है। जब जैसे अभी अमेरिका ने किया कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, इंडिया के ऊपर उसने लगाया, तो जब कोई भी देश एबीसीडी कोई भी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं या सेवाओं पर बैरियर लगाता है, वो टैरिफ भी हो सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, तो इसी को हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। इसका मतलब आपको क्या सीखने को मिला कि जो भी आजकल हम पढ़ रहे हैं, ट्रंप और चाइना, इंडिया के, और ये पूरा टैरिफ का जो रेफरेंस है वो संरक्षणवाद का उदाहरण है। और जो मैंने डेफिनेशन बताई, यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भी कहता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल आपके सामने आया, ट्रंप का 100% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड, इसे हम टैरिफ बैरियर कहते हैं, और यही संरक्षणवाद का उदाहरण है। चाइना, चाइना का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल था, यानी जो उसने रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया है, ये क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर है। क्या लगाया है? नॉन टैरिफ बैरियर है। क्लियर है? जैसे यूरोपियन यूनियन का जो सीबैम है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या है? ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म है। अब एक शब्द और आपको मैंने दिया, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, ये प्रीलिम्स में भी टर्म आ सकता है और मेंस में भी। हरित संरक्षणवाद, तो अब आज क्या यह प्रश्न बन सकता है कि हरित संरक्षणवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, या व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म? पहली बार आ रहा शब्द ग्रीन संरक्षणवाद। अब आपको पता लग गया कि भाई सीबैम अगर आपको पता है तो वही ग्रीन संरक्षणवाद है, और बहुत डिटेल में इसको मैं करा चुका हूं बहुत बारी आपको। ठीक है बेटा, मजा आ गया? अब जैसे इंडिया का ले, प्रोटेक्शनिज्म का उदाहरण क्या? इंडिया का क्या? डेटा लोकलाइजेशन अंडर आरबीआई एंड डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट, की हमारा जो हमारे यहां का डेटा होगा हमारी सीमा में ही रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म, यानी डिजिटल संरक्षणवाद। ठीक है ना? फिर ऐसे ही जापान ने भी किया था। जापान ने क्या किया था? चिप एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगाया था, यानी चाइना को चिप भेजने पर जापान ने नियंत्रण लगाया था। ये क्या है? इसको बोलते हैं टेक बेस्ड प्रोटेक्शनिज्म, यानी तकनीक आधारित संरक्षणवाद। तो उदाहरण भी हो गया। अब आपके मन में आएगा सर इसका एम क्या होता है? तो एम भी आपको पता है, इसका एम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उद्देश्य होता है अपने देश की जॉब्स और रोजगार पर फायदे की स्थिति प्राप्त करना, यानी अपने देश की जॉब्स और उद्योग को बचाना। पर अगर वास्तविकता में देखें तो ये क्या करता है? क्या आप कहेंगे नहीं कि इस प्रकार की प्रक्रिया तो ये जो फ्री फ्लो था, इस फ्री फ्लो यानी ग्लोबलाइजेशन को रोकता है? तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म में, ये ग्लोबलाइजेशन का जो फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो प्रिंसिपल है, उसको रोक देता है। समझ में आ गया बेटा? ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, दोनों का संबंध 100% क्लियर, दोनों एक दूसरे के विरोधी। आ गया? क्लियर हो गया? अब इसके बाद ऑब्वियस ट्रेड वॉर भी शब्द, चूंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस में आ रहे,
तो आपको समझना चाहिए भैया व्हाट इज अ ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर का मतलब होता है जब दो देश ए और बी एक दूसरे पर लगातार टैरिफ या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो उसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं, जो 2017-18 से चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है। और यह क्या होती है, जैसे आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत। मेडुअल एरा में जब कोई नियम कानून नहीं था, कोई संविधान लॉ नहीं था, तो टिट फॉर टैट क्या होता था? टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। यानी ए ने टैरिफ लगाया तो बी ने कहा हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो 2018 से 25 तक का जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है वो इसी का उदाहरण है। ट्रंप कहते रहे अपने पहले कार्यकाल में कि चाइना ने उनकी तकनीक चुराई, अब अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया। चाइना ने भी यूएस एग्रीकल्चर और चिप्स पर टैरिफ लगाया, और अब जो आप लोग पढ़ रहे हैं कि चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट ही सीमित कर दिया। परिणाम क्या हुआ आपको अच्छे से बताया गया कि सप्लाई चेन क्राइसिस हुई, इन्फ्लेशन हुआ और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी हुआ। वो सारी चीजें आपको बॉक्स में बता चुका हूं। अब एक महत्वपूर्ण विषय आता है, जैसे क्योंकि आप भाई अभी मेंस लिखेंगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा, एक मिनट भाई बैठ जाओ, कि आज के समय में, आज के दौर में प्रोटेक्शनिज्म कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है आज के दौर में। तो अगर हम अमेरिका की नीति के लिए, ऑब्वियस है किसी भी देश की नीति को लेकर के ही हम देख सकते हैं, तो अगर हम अमेरिका को ले तो अमेरिका की क्या पॉलिसी है? अमेरिका की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा है, या जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, यही रीजन है प्रोटेक्शनिज्म का, है कि नहीं? और इसी का उदाहरण है कि अपने इसी अभियान के तहत अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया, इंडिया पर टैरिफ लगाया और यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगाया या बढ़ाया, जो लग रहा था उसमें इंक्रीज किया। इसके साथ ये तो अमेरिका टैरिफ, फिर अमेरिका और क्या कर रहा है? 2022 में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, चिप्स एंड साइंस कानून लेकर के आता है, जिससे घरेलू चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे। फिर इसके बाद आता है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लेके आता है 2022। ये किस लिए लाता है? ये भी आपको करा चुका हूं, आप कमेंट करते चलिए कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाता है कि जो भी ग्रीन सब्सिडी होगी वो अब केवल अमेरिकी कंपनियों को ही मिलेगी। यानी अगर वो कोई ग्रीन प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार उस पर टैक्स वगैरह कम करेगी। इसको ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। तो तीन चीजें मैंने बताई, अमेरिका कैसे इन तीन एग्जांपल्स के द्वारा प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ा रहा है। आपको मेंस लिखने में कितनी सहूलियत होगी सोचिए आप। चाइना कैसे कर रहा है? अभी आपने पढ़ा, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्व कर रहा है, रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक रहा है, नियंत्रित कर रहा है लाइसेंस के द्वारा, अभी मैंने पढ़ा है आपको। तो वो क्या कर रहा है? वो मिनरल्स का स्ट्रेटेजिक वेपनाइजेशन कर रहा है बच्चे, यानी जो खनिज है उनका रणनीतिक हथियार, स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, पॉइंट इज क्लियर बेटा। और यूरोपियन यूनियन का मैंने बता ही दिया कि सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या है कि डेवलपिंग नेशन यानी जो विकासशील देश हैं वहां से जो भी एक्सपोर्ट वस्तुएं आएंगी, जैसे भारत का स्टील, उसको बनाने में ऑब्वियस है कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है, तो हाई कार्बन प्रोडक्ट है तो उस पर ये टैक्स लगाएंगे। इसका वास्तविक मकसद जो दिखाई देता है वो तो क्लाइमेट कंट्रोल है, पर असल में ये इको प्रोटेक्शनिज्म है, पर्यावरण संरक्षणवाद है। इसी प्रकार से अगर आप इंडिया को देखें, प्रोटेक्शनिज्म, पीएलआई स्कीम हमारी क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूसरा, हम डेटा लोकलाइज कर रहे हैं, यानी विदेशी कंपनियों के डेटा फ्लो पर हम नियंत्रण कर रहे हैं। यह क्या है? स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस है बस। बट वो देश हमारी इस नीति को संरक्षणवाद कहेंगे। अब आता है अंतिम बात कि प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड वॉर से, दोनों से कैसे ग्लोबलाइजेशन वीक हुआ है, कमजोर हुआ। क्यों बच्चों?
तो अमूमन आप चीजें समझ चुके हैं। एक बार समराइज कर दूं तो ग्लोबलाइजेशन का मूल क्या था? ग्लोबलाइजेशन फ्री फ्लो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वॉर क्या करते हैं? इस फ्री फ्लो, यानी ये चीजें जा रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहां पर दीवार बना देते हैं। ठीक है ना? यानी पहले ग्लोबलाइजेशन कैसे था? कोई दीवार नहीं थी, ये पार करके ऐसे जा रहा था, सभी देश एबीसीडी ऐसे एक ग्लोब पे एक दूसरे के साथ। लेकिन अब क्या हो गया? एक दीवार बन गई। ये दीवार किसकी है? प्रोटेक्शनिज्म की, ट्रेड वॉर की। अब चीजें यहां निकल नहीं पा रही। तो ग्लोबलाइजेशन का मूल कॉन्सेप्ट है फ्री फ्लो, और प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वॉर उस प्रवाह को दीवार बना करके रोकते हैं। और परिणाम क्या होता है? आपको सब कुछ बताया गया, यानी जो एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा, मजा आ जाएगा। नतीजा क्या होता है? ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाती है, व्यापार की गति धीमी पड़ जाती है, और ग्लोबल सिनारियो कमजोर पड़ता है। यानी ग्लोबलाइजेशन की जगह जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आ गया है। क्या ये शब्द आपने सुना है? जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी बिखराव, भू आर्थिक बिखराव। शब्द को पकड़िएगा, भूमंडलीकरण। बहुत बढ़िया वर्ड, सब लिखोगे एग्जामिनर को। भूमंडलीकरण की जगह अब भू आर्थिक बिखराव लिख लीजिएगा। शब्द ज्यादा प्रासंगिक लग रहा है, ये भी शब्द पहली बार आप सुन रहे हो। और अगर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, कुछ विचारक ऐसा कह रहे हैं और ये सत्य दिख रहा है विद एग्जांपल्स, तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है। और अगर ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, ये भी आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्या डिसएडवांटेज है? अब उसको आप चाहें तो पॉइंट में, जैसे पहला इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा, ईडी, आर्थिक व्यवधान होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन टूटेगा। तो अमेरिका में भी आपने देखा था ना, उत्पादन महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल कॉस्ट पुश, याद आया? जैसे कि 2021 से 2025 के बीच में सेमीकंडक्टर संकट आया क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो गई। तो पहला तो होगा ये। दूसरा, इनोवेशन में गिरावट आएगी, और जबकि 2025 का नोबेल पुरस्कार इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की बात करता है। भाई, जब देश आपस में तकनीकी सहयोग रोकेंगे, कोई कहेगा हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, कोई कहेगा हम मिनरल नहीं देंगे, तो आरएनडी कमजोर होगा कि नहीं होगा? इससे एआई पर, रोबोटिक्स पर, ग्रीन एनर्जी पर, सब पर असर होगा। तीसरा, डेवलपिंग नेशंस पर इसका गहरा इंपैक्ट होगा। यानी अगर ग्लोबल वैल्यू चेन को देखा जाए तो इसी ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी कि जैसे अमेरिका की कंपनी है, वियतनाम में उसने फैक्ट्री लगाई है, वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका कॉल सेंटर इंडिया में है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़कर ही विकासशील देश जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन्होंने प्रगति की। और जब प्रोटेक्शनिज्म आ जाएगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सिकुड़ेगा। तो डेवलपिंग नेशंस को नुकसान है। फिर चौथा नुकसान क्या है? यह असमानता बढ़ाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिच नेशन है वो आज एआई और रेयर अर्थ और मिनरल पर कंट्रोल करके सेल्फ सफिशिएंसी, यानी वो स्वयं में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पर पुअर नेशंस रॉ मटेरियल सब को कहां पाएंगे? पाएंगे भी तो उसको प्रोसेस कैसे करेंगे? तो देशों के बीच में असमानता आएगी। इससे नॉर्थ और साउथ डिवाइड और बढ़ता है, याद रखिएगा। और पांचवा, डब्ल्यूटीओ ऐसी संस्थाएं कमजोर होती हैं, आपको बता ही चुका हूं। यानी जब कोई भी देश यूनिलैटरल, अकेला, कि हमारा ही निर्णय सर्वोपरि है, तो डब्ल्यूटीओ इरेलीवेंट हो जाता है। ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर कमजोर पड़ता है। और यूपीएससी आपसे निबंध पूछा था, एक नई विश्व व्यवस्था। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच पाएंगे? एक नई विश्व व्यवस्था के बारे में अगर आपको लिखना हो तो ये सारे कंटेंट आपकी मदद करेंगे, सोचिए आप। और नेक्स्ट पॉइंट होगा इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड ऑर्डर। यानी विश्व व्यवस्था तो बनेगी, वही मैंने, एक नई विश्व व्यवस्था, लेकिन वह विश्व व्यवस्था कैसी होगी? इन्फ्लेशन वाली होगी, महंगाई वाली। हर देश डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब हर देश डोमेस्टिक
प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है तो एफिशिएंसी घटती है, कीमतें बढ़ती है। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या था? डिफ्लेशनरी था और प्रोटेक्शनिज्म इन्फ्लेशनरी है। अब आता है कि भारत के लिए शिक्षा क्या है, क्योंकि विकसित हमें तो इंडिया का परिप्रेक्ष्य बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी। यानी ना तो हमें ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन अपनाना है, अंध भूमंडलीकरण, और ना ही एग्रेसिव प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना। और शायद हमने ऐसा किया भी है। आप लिखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इस दौर में भारत की रणनीति कैसी रही है, तो आप लिखिएगा कि भारत ने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, ना उसने ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन अपनाया और ना ही एग्रेसिव प्रोटेक्शनिज्म। और फिर आप एग्जांपल दीजिएगा, जैसे पीएलआई स्कीम, सेलेक्टिव अप्रोच जो है अप्रोच है ये। डब्ल्यूटीओ एंगेजमेंट, हम रूल बेस्ड ट्रेड को वरीयता दे रहे हैं। सप्लाई चेन अलायंसेस, हम क्वाड और आईपीईएफ जैसी संरचना के साथ चल रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने जो बनाया है वह सेल्फ रिलायंस के लिए है, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी भी समाहित है। तो ऑब्वियस है, भारत के बारे में यही 4-5 अच्छी बातें लिख करके आप इस टॉपिक को समाप्त कर दीजिएगा। समाप्ति की पंक्तियां कि आप ऐसे कि ग्लोबलाइजेशन ने, अब पूरा समराइज कर देता हूं संक्षेप में, ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को जोड़ा, प्रोटेक्शनिज्म उसे बांट रहा है और ट्रेड वॉर उसे तोड़ रहा है। शब्दों को जोड़ा, बांटा, तोड़ा, 3 शब्द हैं। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को क्या किया? बोलिए, जोड़ा। प्रोटेक्शनिज्म क्या कर रहा है? उसे बांट रहा है, और ट्रेड वॉर उसे तोड़ रहा है। अब भविष्य का युग क्या होगा? भविष्य का युग होगा सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन प्लस स्ट्रेटेजिक नेशनलिज्म। यही 2 शब्द अब ग्लोबल ऑर्डर को गवर्न करेंगे। भारत के लिए यही परीक्षा है कि हम कैसे ग्लोबल इंटीग्रेशन यानी विश्व के साथ जुड़े भी रहें और डोमेस्टिक सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा, दोनों में संतुलन बनाए। आई होप आप समझ गए। अंत में हम कह सकते हैं कि जो दीवार होती है, जो दीवार थी ना, वॉल्स में प्रोटेक्ट, दीवारें हमें संरक्षित कर सकती हैं, बट ब्रिजेस क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। तो ब्रिज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे समृद्धि आए। आई होप आप इस टॉपिक को 100% समझ गए बच्चों, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, क्या सब कुछ क्लियर हो गया जो अभी तक आपका रहा सहा था? 5-6 आर्टिकल एक साथ। स्वदेशी भी, स्वदेशी को 2 पॉइंट में समझा दिया गया कि भैया देसी कोडिंग और देसी चिप भी बनाओ, केवल एक ही चीज पर फोकस ना रहो। अब उसके बाद ये यूपीएससी के प्रश्न है, आप इनको देखिए। इसलिए कभी भी बस इतना सोचना है कि अगर आप मेहनत किए तो मैं आपको निकाल ले जाऊंगा। रेयर अर्थ एलिमेंट आर द ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी जो मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। डिस्कस देयर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइनास मोनोपोली। यानी दुर्लभ मृदा तत्व 21वीं सदी का तेल है। चीन के एकाधिकार के संदर्भ में भारत के लिए इनके सामरिक और आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। अब आप यहां से ले सकते हैं, बताइए क्या इस प्रश्न को आप डील कर पाएंगे? और इसका आंसर आपको मिल चुका है, पहले ही बताने की जरूरत नहीं है। फिर वही सारी चीजें हैं, यानी सारा 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 हर जगह वही टॉपिक, ठीक है ना? तो आज सारा कुछ आपका हो गया, यानी डिटेल में भी पूरा टॉपिक लगा हुआ है, आप इसको पढ़ ही चुके हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। रेयर अर्थ पर चीन के निर्यात नियंत्रण और अमेरिका द्वारा 100% टैरिफ लगाना, तकनीकी भू राजनीति, टेक्नोलॉजिकल जियोपॉलिटिक्स, देख लीजिए शब्द का चयन, इसको भी करा चुका हूं। टेक्नोलॉजिकल जियोपॉलिटिक्स के नए युग की शुरुआत है। इस टकराव के ग्लोबल डिप्लोमेसी तथा भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव है, विवेचना कीजिए। प्रश्नों का चयन देखिए। फिर अगला प्रश्न, चीन के रेयर अर्थ निर्यात नियंत्रण और अमेरिका के उसी के रिटेलिएशन में टैरिफ के आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? इस प्रकार के ट्रेड वॉर्स का सप्लाई चेन और भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, आपको यह भी करा दिया गया है डिटेल में। और द एंड ऑफ फेयर ट्रेड, ये चर्चा हुई, ऑब्वियस है, बिल्कुल वो मैंने आपको बताया कि फेयर ट्रेड कहीं ना कहीं संकट में है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न था कि वर्तमान वैश्विक व्यापार संकट ने डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता और
प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाएं। क्या क्या प्रश्न चिन्ह लगाएं? रूल बेस्ड ऑर्डर वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर 21वीं सदी का वैश्वीकरण शक्ति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के नए समीकरण में पुनर्परिभाषित हो रहा है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप यहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो ग्लोबलाइजेशन वाला, यानी ये पहला टॉपिक था। और बाकी अगर आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स 24 मई 2026 के लिए, तो हमारा ट्रिपल सीए प्रोग्राम यानी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन करंट अफेयर्स यह शुरू होने जा रहा है, जिसका आज ओपनिंग लेक्चर होगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके और इसकी यानी करंट अफेयर्स के थ्रू प्रीलिम्स को पकड़ सकते हैं, जिसमें करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ा जाएगा। यानी करंट में जो भी स्टैटिक टर्म आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा पूरे एक साल का। क्योंकि हिंदू बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको समेट पाना इन एग्जाम के टाइम कठिन होता है। और कोई एक मंथली कंपाइलेशन आप अगर लेते हैं 150 से 200 पेज में, तो वो आपके काम का होता नहीं, क्योंकि अगर उसी से क्वेश्चन आ जाए फिर यूपीएससी की क्या कीमत रह जाएगी। इसलिए आप देखोगे कि जो भी संकलन आते हैं एग्जाम के जस्ट पहले करंट अफेयर्स के, लगभग वो खाली चले जाते हैं एक आध अपवाद स्वरूप क्वेश्चन मिलने के। तो हमने पूरा एक साल का करंट अफेयर्स 7 महीने तक यानी प्लान किया है कि लेक्चर के थ्रू आपको सिखाएंगे और कंटेंट भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। बाकी ये यूपीएससी की जर्नी, जो भी बच्चे अगर वो प्लेटिनम बैच हमारा लेना चाहते हैं, जो जीएस और ऑप्शनल दोनों का है, अगर केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो डायमंड है ए से, और अगर केवल प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्रीलिम्स हमारा है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ अगर पर्सनल मेंटरशिप, जो अभी का न्यू नॉर्मल है, क्या है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, जिसमें 2 अटेम्प्ट होते हैं। यानी याद रखिएगा, एक अटेम्प्ट की फीस ली जाती है, दूसरा अटेम्प्ट कंप्लीटली कोई पैसा आपसे मेंटरशिप का नहीं लिया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कम से कम 2 अटेम्प्ट मेरे साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में रह करके तैयारी कर सकते हैं। और जब आप आते हैं गाइडेंस में, तो ये सारे कोर्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये यूपीएससी ऑप्शनल, जो बच्चे हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री यानी बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी इन सभी ऑप्शनल्स में इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, हम और हमारी टीम मिल करके मेंटरशिप देते हैं। आप ये ऑप्शनल की मेंटरशिप भी अलग से ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शनल में आपको अपडेट करने की जरूरत है। क्योंकि अपडेट वही करा पाएगा जो करंट अफेयर्स में सिद्धहस्त होगा, मास्टर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ये हमारा लर्निंग ऐप, आप इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बाकी बहुत सारे टॉपिक, अब यहां से ये स्वदेशी वगैरह भी मैंने करा ही दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और स्वदेशी वाला प्रश्न भी रहा, इसको भी कर लीजिएगा। स्वदेशी भारतीय राजनीति में तो प्रभावशाली रहा, परंतु आर्थिक रूप से असंगत रहा, ठीक है। इसका भी आंसर आपको मिल चुका है। 19वीं शताब्दी से आधुनिक भारत तक स्वदेशी की अवधारणा के विकास का विश्लेषण कीजिए। आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो टॉपिक था, राज्यों के लिए राजकोषीय गुंजाइश बहाल करना, ये टॉपिक और प्लस बिहार वाला, ये कल सुबह कॉम्बैट भी होगा। ध्यान से समझिएगा, कॉम्बैट होगा, वो तो 4 बजे का उसका टाइम है, लेकिन मैं ये लेक्चर कल लूंगा जिसमें ये वाला आपको कराऊंगा विस्तार से। और सैटरडे चूंकि टॉपिक बहुत ज्यादा आते नहीं, तो एक तो ये होगा, उसके बाद बिहार स्पेशल क्लास होगी कल सुबह। क्या बिहार के पिछड़े विकास का कारण भूमिबद्ध क्षेत्र, चूंकि इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये बिहार वाला भी आपके सामने रेडी है, देख सकते हैं। यानी हमने हर एक चीज, क्या बिहार के पिछड़े विकास का कारण भूमिबद्ध क्षेत्र है, कहीं से कोई कमी नहीं। और फिर बिहार में बेरोजगारी अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है। तो बिहार के लिए कल की क्लास यानी बीपीएससी को समर्पित है, आप ऐसा मानिएगा। बट राजकोषीय और प्लस कुछ भी टॉपिक आएंगे तो सुबह हम लोग उसको आपको करा देंगे। तो कल यानी हम लोग बिल्कुल पैटर्न पे आ जाएंगे, क्योंकि आज एक ही आर्टिकल में 5 से 7 आर्टिकल थे, इसलिए उसमें समय ज्यादा लग गया। अब देखिए बिहार को लेकर के, बिहार में बेरोजगारी के संकट को वही वाला डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है। डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट और कम श्रम बल भागीदारी के संदर्भ में समझाई और कुछ उपाय बताई जिससे रोजगार वहां पर आए। तो बहुत बढ़िया मैंने मॉडल बनाया हुआ, जो आपको कल मजा आए।
अगला है, बिहार में बेरोजगारी न केवल आर्थिक बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक समस्या है, कैसे है, इस विषय पर भी आपको विचार करना है। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम लोग कल सुबह 9 बजे सेम, यानी कॉम्बैट 4 बजे होगा। वो जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहेगा, बट लेक्चर सुबह 9 बजे होगा, जिससे कि कल जो कुछ भी चीजें हैं वो पटरी पर आ जाए और मंडे से फिर हम लोग अपना एक बेहतर रिदम बनाए 7 महीना। और याद रखें, प्रीलिम्स का भी हमारा कोर्स 21 तारीख से बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरू होने जा रहा है, जिसमें साइंस एंड टेक और इंडियन पॉलिटी ये मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास की शुरुआत साइंस एंड टेक से होगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कंटेम्परेरी, यानी करंट का पूरा कंटेम्परेरी, उसके साथ साथ स्टैटिक को जोड़ करके कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। जय हिंद। और जबरदस्त रूप से आप लोग त्योहार मनाइए, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि एक बार की असफलता कई साल पीछे छोड़ती है, बट अच्छा प्रयास करके अगर असफल होते हैं तो कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता। और आप ईश्वर ना करें फेल भी हो जाते हैं, जैसे मैं आपके सामने आईएएस इंटरव्यू दे करके खड़ा हूं, ऑब्वियस है उस एग्जाम में तो मैं फेल रहा एग्जाम में, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहता है। मेरे माता पिता मुझसे खुश रहते हैं कि इसने मेहनत की, इसने अपनी तरफ से कोशिश की। हाँ, अब मुझसे और अच्छे लोग आए तो वो निकल गए, मैं रह गया। मैं यही मानता हूं, मैंने कोशिश की, काफी अच्छी कोशिश की, काफी मेहनत की। ठीक है, तो आप सब भी अच्छी कोशिश करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, और आपका अंदर वाला अगर अच्छा है ना, तो फिर बाहर आपको किसी की चिंता ही नहीं। तो आप अपने अंदर वाले को अच्छा करने के लिए हमेशा अच्छा काम कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीक्षा, हाँ बेटा, आप दीक्षा, आप आदित्य सर से बात कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। और उसमें भी बता देते हैं, जो इकोनॉमिक्स का पेपर 1 का जो थ्योरी है, वो उसकी मेंटरशिप मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि वो मैंने कभी पढ़ा नहीं। बाकी जो पेपर 2 है, वो पूरी की पूरी मेंटरशिप मिलती है, और पेपर 1 में भी आपको कैसे करना, वो पूरा स्ट्रक्चर मैं ही बना के दूंगा, और शायद बहुत बेस्ट दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप बात कर लीजिए, मेंटरशिप मिल जाएगी आपको इकोनॉमिक्स की भी।